हम सद्भाव सेवा फाउंडेशन और सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट के मेहता साहब में ओम अग्रवाल मिलकर के हमने एक यहाँ कार्यक्रम किया है फूड वेस्ट, भोजन की बर्बादी को बचाने का। कारण कि हमारा ये मानना है कि प्राकृतिक जो भी वस्तुएं हैं उनका सदुपयोग होना चाहिए, न कि दुरुपयोग। परंतु इंसान अपने लालच के कारण या अज्ञानता के कारण या अपनी जागरूकता की कमी के कारण प्रकृति को बहुत तरीके से हानि पहुंचा रहा है। निश्चित तौर पर अगर ये इसी तरीके से क्रम चलता रहा तो प्रकृति किसी दिन अपने को वो दंड देगी जो इंसान के लिए सहना बहुत मुश्किल होगा। समय रहते हम सबको जागरूक होना चाहिए। भोजन, पानी, हवा, जल, जंगल, जमीन, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सब का जो एक मिला जुला एक जीवन चक्र है, इकोलॉजी है, इन सब को बचाना है। जो भोजन महत्वपूर्ण है, कारण कि भोजन से ही इंसान का निर्माण होता है, जानवर का निर्माण भी भोजन से होता है। तो उपयुक्त भोजन करें, अच्छा भोजन करें, शांति से भोजन करें और भोजन की बर्बादी न करें, ऐसा हमारा सबसे आग्रह है। आरसी मेहता साहब, जो भोजन की बर्बादी के लिए आज संगोष्ठी आयोजित की है, ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक था और जिसमें बढ़ चढ़ के समाज के प्रबुद्धजनों ने आज भाग लिया है और अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं। जो सुझाव वास्तव में एप्लीकेबल करने लायक है कि हम भोजन को कैसे बर्बाद होने से बचाएं। हम पब्लिक में क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि जहाँ भी हमने हमारे जो मांगलिक अवसर पर जो खाना बनता है, चाहे ढेर सारे आइटम्स हो तो उनको हम लिमिटेड करें। जहाँ हमारी संख्या है, जब हम 1000 आदमी को बुलाना चाहते हैं तो क्यों ना हम 200 आदमी में उसका काम सीमित करें। तो इस जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उनको ध्यान में रखते जो सजेशन आए हैं बहुत ही अच्छे आए हैं। इसी तरह एक मैसेज भी जाना चाहिए, चाहे हमारा किचन हो, किचन में लिखा हुआ होना चाहिए कि जो हम थाली में खाना ले रहे हैं वो हमारा खाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक किसान जिस मेहनत से अन्न पैदा करता है, क्या उसकी मेहनत का ख्याल अपनों को नहीं रखना चाहिए? या अपन जो अर्न करते हैं क्या उसको व्यर्थ करना चाहिए? तो इन सब चीज़ों को, जो किसान की मेहनत है, जो हम लोगों की कमाई है और जो भोजन की बर्बादी है, इस पे हमें गहन अध्ययन करना चाहिए और मैसेज के माध्यम से हमें सभी को जागरूक करना चाहिए। मेहता साहब, जैन समाज, मैं जैन सोशल ग्रुप से जुड़े हुए हैं आप, तो जैन समाज के अंदर सबसे ज़्यादा फूड्स जो इस तरह के सिंबल बन गया, सबसे ज़्यादा आइटम बनाने, सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, क्या उस पर रोक के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? हमने जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से एक सिग्नेचर प्रोजेक्ट लिया हुआ है, जिसमें हम 21 आइटम तक जो मांगलिक अवसरों पर जो खाना बनता है, हम उसको 21 आइटम तक ही सीमित रखना चाहते हैं। और जो 21 आइटम से कम बनाते हैं तो हम उनके फंक्शन में जाके उनको सम्मान देते हैं। तो ये एक हमारा बहुत अच्छा मतलब एक मैसेज है कि आप लोग भी सीमित व्यंजन बनाएं, सीमित लोगों को इनवाइट करें, जो आवश्यक चीज़ें हैं वही उपयोग में लें और उसको नाली में बहने योग्य नहीं बनावें, इन्हीं भावनाओं के साथ। सबने अभी बहुत कुछ बताया है, खास तौर से फूड वेस्टेज के बारे में। मैं नहीं समझता कि कोई इस हॉल में या पूरे देश में कोई ऐसा आदमी होगा जो चाहता है कि फूड वेस्ट करे, लेकिन वो वेस्ट करता है। चाहता नहीं है लेकिन फिर भी वेस्ट करता है। और वेस्ट करने के अलग अलग सीमाएं हैं। घर पे वेस्ट होता है, सामाजिक खाना होता है उसमें वेस्ट होता है। तो उस वेस्ट की जो चर्चा उन्होंने की, एस्टिमेट में बदलाव हो सकता है। जो अग्रवाल साहब ने कई बातें, कई सारी चीज़ों से हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्रुव सत्य है कि सालाना जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एस्टिमेट है वो 50,000 करोड़ का फूड वेस्टेज है। कई लोग फूड वेस्ट को फूड वेस्टेज के साथ मानते हैं। फूड वेस्ट में वो चीज़, फूड की वैल्यू नहीं पता, जिनके पास पैसा है, बर्बादी वहाँ से शुरू। हम बचपन में जब खाना ही नहीं था तो एक एक कण इकट्ठा करके, क्योंकि हमारी मदर खेती करती थी उस समय में, सन 50 के सालों में, तो उसमें अन्न का महत्व था। क्योंकि हम कृषि खेती करते थे तो अनाज को अवेरते थे, तो एक एक गेहूं का कण
अगर कहीं रह भी जाता तो हमारी माता जी कहती कि देखो अन्न मावती को वेस्ट नहीं करना। आज अगर आप बच्चों को कहें, माफ करिएगा तो बातें मैं ऐसे कह रहा हूँ कि वो उसकी वैल्यू समझते नहीं, फूड की वैल्यू नहीं समझते, क्योंकि उनके पास पैसा है। और जैसे जैसे पैसा समाज में या व्यक्ति में बढ़ता है, मैं समझता हूँ कि वेस्टेज की शुरुआत ज़्यादा वहाँ से होती है। तो अग्रवाल साहब, आप जो भी प्रयास कर रहे हैं ऊपर से शुरू करें। जो गरीब है वो वेस्ट कम करता है, जिसके पास साधन है वही वेस्ट करता है। अब वेस्ट की जो चर्चा आपने की, कुछ बातें आप जो तथ्य होता है वो भी मैं सही कर दूँ, क्योंकि कुछ भ्रांतियाँ जाती हैं। हम लोग कई बार सुनते हैं तो उसको आगे भी कहते जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कोई गलत भ्रांति भी इस संगोष्ठी के बाद जाए। सन 66-68 तक यहाँ पर कुछ लोग होंगे, हम लोग लाइन में लगते थे राशन की दुकान पर। भारत में खाना नहीं था, 12 मिलियन टन हम इम्पोर्ट, और वो इम्पोर्ट नहीं होता था तो हालत खराब होती। आज हमारे पास 325 बिलियन टन फूड प्रोड्यूस होता है। 51 टन से बढ़ा करके हमने 327 टन बिलियन टन फूड आज प्रोड्यूस करते हैं। और न केवल ये फूड हम अपने जनता को खिला सकते हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अग्रवाल साहब, ये तो आप किसी को ना कहिए कि कल बच्चे भूखे होंगे। इसलिए नहीं होंगे कि वैज्ञानिक ये कोशिश कर रहे हैं कि उपज बढ़े। आज मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, गेहूं की जो नई किस्म अभी इस साल निकली है, 10 टन पर हेक्टर। जब 60-66 तक जो हमारी थी वो 1 टन, आज 10 गुना उसकी उपज बढ़ा दी है। और ये बेहतर है, ये एक युद्ध है कि हमको प्रकृति में संतुलन जरूर बनाए रखना है। बनाते हैं इस बात की है कि लोगों के पास पैसा जिनके पास नहीं है वो पोषक तत्व नहीं ले पाते, बैलेंस फूड नहीं मिल पाता है। तो एक ये तो फिजिकल एक्सेस टू फूड एक प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम पर गवर्नमेंट मेहनत कर रही है और काफ़ी प्रयास भी हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि सुधरेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू जो सबसे बड़ा है, जो हमें सभी को विचार करने की बात है, 1 किलो चावल पैदा करने में 5000 लीटर पानी लगता है। 1 किलो चावल में 5000 लीटर पानी। 1 किलो गेहूं में 1500 लीटर पानी। 1 किलो फ्रूट्स अगर केला वगैरह करेंगे 750 लीटर पानी। 1 किलो वेजिटेबल होगा तो उसमें 350 लीटर पानी। अब ये बड़ा मुद्दा आता है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपने कई बार देखा होगा अखबारों में भी कि हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पानी है नहीं, पानी की प्राइस है। और तो सवाल ये है, हमारे पास विकल्प क्या है? एक्सपोर्ट हम इसलिए करते हैं, हमें पैसा चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए। तो ये कई सारे जो मुद्दे हैं, लेकिन इसका अनुमान हर नागरिक पर पहुंचाना पड़ेगा कि अगर हम एक दाना अगर वेस्ट करते हैं, उस दाने को पैदा करने में, जैसा अग्रवाल साहब ने कहा कि 4 महीने से 6 महीने फसल उगाने में लगता है, बेचारा किसान पैदा करता है, तो कैसे हम उस बर्बादी को रोकें? उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है कि फार्म लेवल पे जो वेस्टेज है वो सब, उसकी आज हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बात विषय आपका है फूड वेस्ट। और फूड वेस्ट में तो सबसे पहले मेरे हिसाब से अगर पहल करनी है तो वो घर से करनी है, कि बच्चों को ये शिक्षा दें कि अन्न भावजी है। वो आज उसकी महत्वता नहीं समझते हैं, क्योंकि आज जो जमाना दूसरा हो गया। अब अगर मौत होती है तो उस व्यवस्था पर कलंक है, क्योंकि जब हमारे पास खाना है, जब आज 1 रुपया 2 रुपये में आपको गेहूं और चावल मिल रहा है पूरे देश में गरीब लोगों को, तो ये जो आंकड़े हैं, कई बार स्टेटिस्टिक्स भी हम लोगों को ठीक तरह से समझनी पड़ेगी। पुरानी स्टेटिस्टिक्स है वो आज के संदर्भ में नहीं चल सकती। मैं एक छोटा सी बताता हूँ। मिसेस गांधी पावर से बाहर थी, 77 की बात है,
जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल लेक्चर और गोपालन साहब को लेक्चर देना था। वो डायरेक्टर जनरल थे ICMR के, और विषय था कि पिछले 30 साल में बच्चों का कुपोषण कितना बढ़ा, कैसा हुआ। गोपालन साहब ने अपनी स्लाइड में बताया कि 47 से लेके 77 तक 30 साल के अंदर कुपोषण बहुत बढ़ गया। मिसेस गांधी चेयर में थी और मैं भी उसमें वहाँ अटेंड करने गया था। एक लाइन में उन्होंने चुप कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि लोग ये स्टैटिस्टिक्स पहले मुझे कहते थे, स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज होता है, मिसयूज। अगर किसी को देखना है कि स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज कैसे हुआ तो इस लेक्चर को सुनना चाहिए। एक अंधे को क्या दिखता है कि इस देश में कितना बदलाव आया है 30 साल में। तो ये स्टैटिस्टिक्स को हर व्यक्ति, संस्था वगैरह अपने हिसाब से उसको रखना चाहती है ताकि उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाए। लेकिन हमें तथ्य सामने रख करके ये देखना पड़ेगा कि उसके कारण क्या है, और उन कारणों को अगर हम देखें, उनको क्योंकि वो लोग बोलने वाले हैं तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि जहाँ तक फूड प्रोडक्शन का सवाल है, कृषि वैज्ञानिक इस देश में कभी भी, आज छोड़कर 50 साल की मैं गारंटी लेता हूँ, मौका ये नहीं आएगा किसी को भी सन 2005 में जोड़ा। हमने एक नारा दिया था कि जो हमसे जुड़ेगा उसको लखपति बनाएंगे, और जो हमसे जुड़ेगा उसकी तकदीर और तदबीर बदलेंगे। आप आइए, मैं दिखाऊँ आपको गाँव में उन ट्राइबल फैमिलीज की हालत हमने आज क्या बदली है। अभी पिछले महीने मेरे पास रिपोर्ट आई, एक ट्राइबल फार्मर 1 हेक्टेयर से 15 लाख रुपए कमा रहा है। 15 लाख रुपए देखना है आप मुंथला गांव में जाके देखें, उसके कपड़े फटे हुए थे, चिथड़े थे। आज नई टेक्नोलॉजी से आज हमारे पास ये तकनीक है कि हम उसको धनवान बना सकते हैं और पैदावार बढ़ा सकते हैं। सवाल ये है कि उस पैदावार बढ़ाने के बाद उसका सही उपयोग होना चाहिए, बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये एक किसान की दर्द देता है कि वो पैदा करता है बेचारा और फिर हम उसको बर्बाद करें। इसकी कहीं कहीं महत्वता हमें पहुंचानी बहुत जरूरी है। हमें फूड वेस्ट के ऊपर बात करनी है। एग्रीकल्चर एक बहुत ही बड़ा विषय, इकोलॉजी बहुत बड़ा विषय, एनवायरनमेंट बहुत बड़ा विषय है। तो जब हम बहुत बड़े विषय की बात करते हैं तो सूक्ष्म चीजें भूल जाते हैं। तो अभी सूक्ष्मता से जो सुना, माननीय मेहता साहब हमारे आदरणीय रहे और पारिवारिक संबंध है, माननीय उमाशंकर जी जिनकी ज्ञान की गंगा भी, ये प्रेरणा सूत्र है। एग्रीकल्चर मैंने जीवन में किया नहीं, लेकिन हाँ मेरे पिताजी के पास फार्मिंग थी और उसी फार्मिंग से हम पालन पोषण करके सनवाड़ गांव से यहाँ आए। तो एग्रीकल्चर की छोटी समझ है, एक सूत्र दे रहा हूँ कि जब तक हम अपने बच्चों को एक किसान का जीवन एक दिन के लिए नहीं दिखा पाएंगे, तब तक हम उसमें समझ नहीं पैदा कर पाएंगे। आपने एक मैं उदयपुर में रह रहा हूँ, लेकिन मैंने किसान की हार्डवर्किंग नहीं देखी, मैंने उसकी लाइफ नहीं देखी, तो क्या आप सोचते हैं कि आप एक किताब से मुझे प्रेरित कर पाएंगे, आपके भाषण से मुझे प्रेरित कर पाएंगे? जब तक मैं समझूंगा नहीं प्रैक्टिकल, तब तक मैं शायद उसको गहरे भाव से अपने भीतर नहीं ला पाऊंगा। तो हम एक प्रण लें कि जितने भी किसान भाई हैं, चाहे अपना बड़गांव जाए, मेहता साहब और उमाशंकर जी तो खुद गांव में अपना सिसारमा में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आप इनकी प्रेरणा लेके एक बार देखें कितनी मेहनत लगती है, कितने रिसोर्सेज लगते हैं। एक किसान की अपने को खिलाने में क्या सिर्फ पैसे की भावना होती है, तो आप फूड वेस्ट के विषय को और गंभीरता से समझ पाएंगे। मैंने यही बैठे बैठे कुछ 4-5 पॉइंट्स नोट किए कि इकोनॉमिक सोशल लॉ से, फूड लॉ से मेहता साहब ने और उसको गंभीरता से बताया कि पानी का ज़्यादा लॉस है, एक अन्न का लॉस नहीं हो रहा है उसको, और भीतर से जो माननीय शांतिलाल जी मेहता ने कहा हम पानी बेच रहे हैं, गेहूं तो एक उसका रूप है, हम किसान की लेबर क्षमता उसके कितने साल बेच रहे हैं, तो इस और भी हमको ध्यान देना चाहिए। अगर आध्यात्मिक, जो भाई साहब ने बात किया कि यहाँ आध्यात्मिक चेतनाएं बैठी हैं, तो अन्नमय कोश से हमारी शुरुआत होती है। तो हमने अगर अन्नमय कोश ही नहीं पढ़ाया किसी को, तो वो कहाँ से फूड साइंस जान लेगा? क्या मेरे पास राइट फूड है खाने का? क्या मुझे पता है? आप सभी यहाँ बाय कार आए होंगे, तो आपकी एक कार भी समझती है
कि मेरे को डीजल की ज़रूरत है या मुझे पेट्रोल की ज़रूरत है। तो ये जो 200 व्यंजन बन रहे हैं, जब तक हमें अपना फ्यूल, एक छोटी सी कार जिसकी वैल्यू 20 लाख से लेके 1 करोड़ होगी, उसको पता है मेरा राइट फ्यूल क्या है, लेकिन क्या हम सभी चेतनाओं को यहाँ पता है कि हमारा राइट फ्यूल क्या है? हमें जिसने जो दिया हम खा लेते हैं। हम और चाहते हैं 200 नहीं 500 आइटम बने, लेकिन क्या हमारे शरीर को उसकी ज़रूरत है? तो हमारे को ये जो मैकाले की जो शिक्षा है उसने कभी विद्या में बताया ही नहीं कि मैकाले ने बता दिया कि हमें एटीएम मशीन कैसे बनना है, लेकिन हमें अपने कोष के बारे में नहीं बताया। हमारे अपने अन्न कोष के बारे में जागृति पैदा करेंगे, जीवन में कभी फूड वेस्ट और हमेशा ऊर्जा बनी है। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, एक मैं चाहूँगा कि सद्भाव सेवा फाउंडेशन हमारे आदरणीय मेहता साहब जो सहयोग चैरिटेबल ट्रस्ट से आप काम कर रहे हैं, वो एक फूड हीरो कॉन्सेप्ट लाएं कि मैं 21 दिन का संकल्प लेता हूँ, मैं फूड हीरो बनूंगा, कि मैं जीरो वेस्टेज करूंगा। मुझे जीवन भर का सौगंध लेने की, जीवन भर का प्रायश्चित लेने की जरूरत नहीं है। आप 21 दिन का जितने भी यहाँ लोग संकल्प लें कि मैं 21 दिन, जो हमारे न्यूरल पाथवेज बनेंगे वेस्टेज के ऊपर, कि हम जीवन में 21 दिन अगर कोई चीज फॉलो करेंगे तो जीवन पर्यंत हमारा एक हैबिट बन जाएगी, एक परंपरा बन जाएगी। तो यहाँ बैठे हुए कितने लोग हैं जो ये 21 दिन का प्रण लेते हैं कि हम फूड वेस्ट नहीं करेंगे, जो हम खा रहे हैं इनडायरेक्ट की छोड़िए, आप डायरेक्ट फूड वेस्ट की तो बात करें। तो बहुत सुंदर 21 दिन का मैं भी आज संकल्प लेता हूँ आपके इस माध्यम से, बहुत बहुत सुंदर। 21 दिन की भी एक गहरी साइंस है, उसकी चर्चा अभी कभी बाद में करेंगे। जो बात चल रही है एक और गहरा, काफी पूंजीपति, काफी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी यहाँ हैं। तो अगर मैंने 100-200 बीघा जमीन खरीद ली थी और फार्मिंग के लिए रखी नहीं, मैंने उसको एक छोटा सा फार्म हाउस बना लिया, तो ये भी फूड वेस्ट है। जो हम पैदा कर सकते थे, क्या हमने किया? उस और भी एक मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो क्या हम उस और भी गंभीरता से सोचें, आवश्यकता से अधिक क्यों हम जमीनें ले रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। पहला कदम से आखिरी कदम की मंजिल तय होती है। एक कदम आप सबने बढ़ाया, विषय बहुत है, लेकिन आज सुनने को बहुत मेरे से विद्वान लोग यहाँ पे हैं, तो हम चाहेंगे कि उन्हीं को 713 से 327, जैसे मेहता साहब ने बताया ना कि हमारे भारतवर्ष का अभी का जो उत्पादन है वो 325 टन है, मिलियन टन, 325 मिलियन टन। हाँ, वर्ल्ड का सर तो भी 25% इंडिया में प्रोड्यूस होता है। हम 4 गुना भी कर देंगे तो 1300 मिलियन टन होगा। 1300 का 900 वेस्ट नहीं हो सकता। 40% भी करेंगे तो 300, 350, 400 टन ही होगा। 40% तो बहुत ज्यादा होता है। और 40% जैसा आपने बताया, वो प्रोडक्शन से लेकर जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेस होते हैं, जिसमें इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज, रेट्स, चूहे, घर में लाने का ट्रांसपोर्टेशन सब मिला लें, तब जाकर के वो 40%। ऐसे लोगों को तो 25-40 देश को हम खिला सकते हैं, इतना अनाज हम बचा सकते हैं और इतना ही हमारा एक्सपोर्ट होगा। तो जैसा आपने बताया कि सिर्फ हम अन्न ही एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके साथ पानी भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें गेहूं में कितना लग रहा है। और जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध छुड़ा, उसके बाद में आप देखोगे गेहूं के प्राइस में कितना राइज हुआ है। जो 20-22 रुपए किलो बिक रहा था वो आज 30 और 35 रुपए किलो तक चला गया हुआ। मक्का जो हमेशा 15-20 रुपए किलो बिकती थी, लास्ट ईयर 45 रुपए किलो आटा बिका है मक्का का, क्योंकि मक्का का प्रोडक्शन कम हुआ। और जैसा आपने बताया कि अभी ऐसी वैरायटी निकाली है जो गेहूं की, जो हमारे एवरेज जो आती है वो 45-50 क्विंटल पर हेक्टर का यील्ड आती है। और अब जो यील्ड बता रहे हैं आप, 100 क्विंटल 1 हेक्टर में पैदा होगी। ऐसे ही हमारे विश्वविद्यालय में भी जब मक्का की जो एवरेज उपज है वो 15 क्विंटल पर हेक्टर है, लेकिन जब हमने रबी में मक्का को इंट्रोड्यूस किया है बांसवाड़ा में, इस एरिया में, तब से मक्का की उपज वहाँ 70-80 क्विंटल पर हेक्टर हो रही है। और लोगों ने गेहूं छोड़ दिया है बोना और मक्का बोना शुरू किया है, क्योंकि रबी में जो मक्का करते हैं उसमें एसिड इरिगेशन होती है, कीड़े और बीमारी कम लगते हैं, और जितना वो पानी और खाद देते हैं उतना पूरा उसको उपज मिलती है। तो ये क्लाइमेट चेंज की जो बात आ रही है, अभी मैं भी उसमें एक मेंबर हूँ क्रीड़ा वाले की, जो जिसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट का चल रहा है। और अब हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी किस्म निकाली है जो पानी में नहीं उगा करके, आप जैसे अपन गेहूं और मक्का उगाते ऐसे उगा है बोल, और खाली इरिगेशन देकर पानी भरा रहना जरूरी है उनके खेत में, तो वो भी प्रोडक्शन अब होगा। और 40-50 क्विंटल हमारा अगर चावल होता है, उसमें जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है उसमें भी चावल पैदा कर सकते हैं हम।
खाली एक बासमती चावल की जो वैरायटी है किसानों ने, जो हमारे वैज्ञानिकों किसान पैदा करते हैं, 40,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया को। 40,000 करोड़ बासमती के चावल सिर्फ। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में अब जो भूखमरी जो बात कर रहे हैं, हाँ हम वेस्टेज नहीं करें, हम हमारे जितने भी परिवार के लोग हैं वहाँ तक इन सबको हम पहुँचाने की बात करें। जो अपना टोटल ज्योग्राफिक एरिया है हमारा, मैं बताना चाह रहा था, इंडिया का करीब 329 मिलियन हेक्टेयर है, और उसमें से नेट जोन जो है वो करीब 140 मिलियन हेक्टेयर है, और ग्रेस जोन, ग्रोथ जोन, और उसमें बैरन लैंड भी 41 मिलियन हेक्टेयर की है। जैसे आप फॉरेस्ट का डिग्रेडेड लैंड है कंट्री में, वो करीब 63 मिलियन हेक्टेयर है। वेस्ट लैंड एरिया इन द कंट्री 178 मिलियन। आप जो बता रहे थे कई लोगों ने ऐसा किया, हाँ, लेकिन कई लोगों ने, क्योंकि हमारी जो आबादी बढ़ रही है और जो अच्छी जमीन है वो मकान बनाने का काम आ रही है, तो उसकी जगह लोगों ने दूसरी पहाड़ों की जमीन है, वेस्ट लैंड है, उसको भी लोगों ने खरीदी, उसमें इरिगेशन की फैसिलिटीज की है, उसमें मिट्टी डाली है, उसको तैयार कर रहे हैं। अभी मैंने, जब मैं रिटायरमेंट के बाद में मेरे पास 6-7 बीघा जमीन थी, तो मैंने उसको भी तैयार किया 10-15 लाख रुपए लगा के, उस पर सब झाड़ियाँ कटवा दी, उसके सफाई करा दी, जो हमने जेसीबी चला के उसको, और अभी मिट्टी डाली है सिर्फ मैंने, मिट्टी मिल नहीं रही। 8,000 रुपये का एक डंपर मिल रहा है, तो मैंने अभी 35-40 डंपर डलवाए हैं, उसमें तो 3 लाख की मिट्टी पड़ी है, लेकिन उससे 6 बीघा जमीन आबाद हो जाएगी। तो हम, ऐसा नहीं है कि मिट्टी, जैसे सवीना में मॉल बन रहा है, वहां से खेत में से मिट्टी खुदाई हो रही थी, तो हमने कहा चलो यहाँ डलवा देते हैं। तो वो जो बैरन लैंड है उसको हम डेवलप भी कर रहे हैं। तो हमारे आसपास के कई बैरन लैंड को भी हमारे लोगों ने, जो पैसे वाले, उन्होंने चाहे फार्म हाउस बनाए, पेड़ पौधे लगाए हैं, हमने भी पेड़ पौधे लगाए हैं, वहाँ हॉर्टिकल्चर शुरू किए, आंवले के पौधे लगाए। आंवले आज हमें 2-2.5 लाख रुपए आंवले के पौधे दे रहे हैं, 150-200 पौधे लगा रखे हैं इसमें, अमरूद के लगा रखे हैं, आम के लगा रखे हैं। जैसे हम पौधे बागवानी करके भी ओरचार्ड डेवलप करके, और जो घरों में छोटा मोटा बागान जिससे बड़ा प्लॉट है, तो हम किचन गार्डन खुद अपने घर में कम से कम सब्जियां तो 11 और 21 और 100 इतने व्यंजन ना बनाएं, और सिंपल 2-3 सब्जी और 2-3 मिठाई बना ली और आपने खा सकते हैं, चावल खिचड़ी बना के। इतना ही करें तो अपने से ही शुरू करना है। चैरिटी बिगिंस विद होम, अपने घर से ही शुरू करना पड़ेगा। वो करेंगे तो निश्चित बहुत कुछ बचा पाएंगे, और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी हम बहुत देंगे। आपने हमें बुलाया और मिलकर मैंने लगातार, मैं अखबार में भी इनकी न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ। ये गांव में जाते रहते हैं, और गांव में जाके शोषित, वंचित, पीड़ित जो बच्चे हैं, खासतौर से उनकी सेवा में अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। और बार बार मैं पढ़ता हूँ और पढ़ के प्रेरित भी होता हूँ, और लगता है कि समाज के कुछ और लोग भी अगर इसमें जुड़ जाएं तो निश्चित रूप से समाज की तस्वीर बदलने में हमें मदद मिल। बैठे हैं, आपने इतने मोटे मोटे लोग बुला लिए, ये हॉल तो है छोटा, और एक आदमी मतलब 1-1 लाख के बराबर है। ये आपकी जो सभा है वो इतनी बड़ी सभा होगी कि है तो छोटा हॉल, लेकिन ये पूरा जैसे कोई आरसी के मैदान में, स्टेडियम में कुछ हो रहा हो, ऐसा कार्यक्रम आपका याद हो रहा है। मैं तो एक बहुत ही साधारण सा कार्य करता हूँ, और मैं तो वाणिज्य का विद्यार्थी हूँ बोलते हैं। भाई में भारत विकास परिषद में मैं चला गया, और वहाँ मुझे पर्यावरण का काम दे दिया, और फिर पूरे देश में मुझे पर्यावरण का प्रभारी बना दिया, और मैं पूरे देश के हर शहर में जाके पर्यावरण की बात करने लगा। तो बाई चांस पर्यावरण बाकी, मैं तो, ये विद्वान लोग तो यहाँ बैठे, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इतनी सी बात कहूँ कि मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो करूँ। क्या करूँ? 2-3-4-5 छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर मैं सोचूं तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे छत के ऊपर सोलर का पैनल लगाओ। सबसे पहले सूर्य भगवान जिनकी हम उपासना करते हैं और जिनकी बहुत बड़ी शक्ति है, आदित्य हृदय स्रोत का पाचन और पठन हम बहुत लोग करते हैं, सूर्य को अर्घ चढ़ाते हैं, लेकिन अगर घर पे सोलर प्लेट लगवा दी तो वो सूर्य भगवान को अर्घ है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाएं। हम जल की बात भाई साहब मेहता साहब ने कही कि हम अन्न नहीं जल बेच रहे हैं। जल आएगा कहाँ से? सारे वक्ता कह रहे हैं कि अरे भाई नेचर में जितना डालोगे उतना ही निकाल सकते हो। अब पानी हम निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं और निकालते जा रहे हैं, डाल बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाएं और इसके बाद अपने घर में सादगी, जैसे अन्न है ना, ये जो कपड़ा है ना, इसमें भी बहुत पानी लग रहा है। मेरे वार्डरोब में कितनी शर्ट है मुझे पता ही नहीं है। अरे इसको बनाने में भी बहुत पानी वेस्ट हो रहा है। जितना जरूरत है उतना ही लेना,
और जितनी ज़रूरत है उतना ही उपभोग करें। फालतू दुनिया की चीज़ें इकट्ठी करने से कि जयललिता मरी तो उसके यहाँ इतनी चप्पलें निकली, इस सब की क्या आवश्यकता है? वो सब यहाँ का है, यही रह जाएगा, कुछ अपने काम आने वाला नहीं है। आपने कहा इतने लोग कुपोषण से मर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं उल्टी बात कह रहा हूँ, कितने लोग पूरी दुनिया में ज़्यादा खाने से मर रहे हैं। हमें आज ये शपथ लेनी चाहिए, ओबेसिटी इस दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा आप ही हंस रहे हो, मैं आपके लिए थोड़ी कहा। हम आज यहाँ शपथ लें कि एक रोटी कम खाएंगे और उससे जिंदगी रहेंगे, उससे स्वस्थ रहेंगे। एक रोटी कम खाएंगे, हाँ स्वस्थ रहेंगे। और ये जो जैन समाज में बैठे हैं जो ये कहते हैं कि शाम के बाद मत खाओ, तो शाम तक ही खाना चाहिए, कम ही खाना चाहिए, तो उससे बहुत बचत होगी। और एक सबसे अंतिम बात कह के बात खत्म करता हूँ। आपने वेस्ट की बात की, हर घर में वेस्ट निकल रहा है, और ये जो वेस्ट है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, केवल उदयपुर की नहीं, सारी दुनिया की। सबसे बढ़िया तरीका है, आप अपने सद्भाव सेवा फाउंडेशन में होंगी, ये शुरू कर दो कि घर घर वर्मी कंपोस्ट कैसे बन सकती है, ये बताना शुरू कर दो। इसकी वर्कशॉप करवा कि हर घर में अपना जो गीला कचरा है उससे हम वर्मी कंपोस्ट बनाएं। और ये बहुत साधारण चीज़ है, बहुत साधारण, इतनी ईजी है। उनका बस नहीं, हमारा टाइम ज़्यादा दे जाता है। आवाज़ खराब है आपकी, मेरी आवाज़ खराब है सबका। थोड़ा बैठ रहा है तो खाना कम खाएं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और वेस्टेज तभी होता है जब हम ज़्यादा लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि पार्टियों में जो बचता है वो कम आइटम बनाए, कम आइटम बनेंगे तो अपने आप नहीं बचेगा। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टोरेज कैपेसिटी इंडिया में नहीं है, वेयर हाउसिंग बहुत कम है, बरसात में हमें खराब होता है। हम बड़े बड़े स्टैचू बना रहे हैं, बड़े बड़े अपना संसद बना रहे हैं, ये वेयर हाउसिंग वाला काम बहुत ज़रूरी है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, मैं 2 मैच देखता हूँ, जनरल मैनेजर हूँ पैसिफिक ग्रुप में। हमारे यहाँ करीब 80 किलो डेली फूड बचता है, अभी हम गाय को डालते हैं। अगर कोई ऐसी संस्था हो जो वहाँ से आके डेली दोनों समय फूड कलेक्ट कर सके और ज़रूरतमंद लोगों को पहुँचा सके, तो उसका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पर कुछ विचार आ गए तो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। शॉर्ट में कहना चाहूँगा कि इस फूड वेस्ट को कैसे बचाया जा सकता है और कैसे उपयोग किया जा सकता है, दोनों ही बातें। कुछ भ्रांतियाँ भी हैं जिसको वेस्ट मानते हैं, कहीं भी वेस्ट है भी नहीं। पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा कि जिस तरह से हमारी संगोष्ठी की है, ऐसी ही जो हमारी अन्नपूर्णा हैं, माताएं हैं, घरों में खाना बनाती हैं, महिलाएं हैं, उनको जागरूकता के लिए अधिकतम, चाहे आपका स्टिकर हो, चाहे आपके स्लोगन्स हो, चाहे आपके रसोई के आगे लगाने की कोई ऐसी चीज़ हो, चाहे आपका फ्रीज हो, चाहे आपकी गैस ओवन हो, उन पर एक स्टिकर लगाना होती है, प्लीज़ डोंट वेस्ट फूड। हर आदमी, जैसे मोदी जी ने एक बात स्टार्ट की कि स्वच्छता, शुरू में ऐसा लगा था यार क्या पागलपन है, झाड़ू लेके मोदी जी सड़क पर चल रहे हैं, लेकिन आज वर्ल्ड दुनिया मानने लग गई कि ये स्वच्छता कितनी जरूरी है। इसी तरह आपका जो फूड वेस्ट का जो स्लोगन है, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है जिसको आपको ओपन करने की जरूरत है। अगर ओपन कर देंगे तो हर दिल और दिमाग पे छा जाएगी बात कि हम बहुत कुछ बिगाड़ रहे हैं। पौराणिक हमारे आए दिन सड़कों पे फेंक रहे हैं। नगर निगम स्ट्रिक्ट रूल बनाए, जिस होटल के सामने खाना पड़ा हुआ मिल गया है, रात नाली मिल गया, उसका हम लाइसेंस रद्द कर देंगे। आप उतना ही बनाइए जितना खिलाइए, और बाकी बचाइए तो सेव करके ढंग से रखिए। उसका प्रिजर्वेशन का जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम इसको देखोगे। आई थिंक ये मीटिंग हमारी नेक्स्ट फूड मिनिस्टर, कलेक्टेड और जिला रसद अधिकारी के बीच होनी चाहिए, और इसमें चाहे वो कोई जनप्रतिनिधि है या ऑफिसर है, सभी भाग लेने चाहिए। एंड कम टू दी क्रॉकरी, ये चीज हर क्रॉकरी निर्माता के
जहन में होनी चाहिए, छपा होना चाहिए, फूल और अपनी कंपनी का नाम तो नहीं लिखे पर ये लिख के भेजे। जमीन नष्ट हो सकती है, वो नष्ट नहीं हो सकता, मैं पानी अपन भटक गए। तो अपन क्या एग्रीकल्चर पे, डेवलपमेंट पे, जमीन उस पर अपन लोग हैं, अपन क्या फूड कैसे बचा सकते हैं जो बर्बादी होती है। मैं सोचता हूँ उदयपुर में 50,000 परिवार कम से कम होंगे और हर परिवार का आधा किलो, 250 ग्राम, 1 किलो फूड वेस्टेज होता है। उस फूड को कैसे रोका जाए। मैं सोचता हूँ कि घर में अपन ध्यान रखें, जैसे बच्चों ने कोई चीज़ खाई बच गई, अपन बड़े लोग उसको काम में ले रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा अपने को फूड बच सकता है। ऐसे अपने जो काम वाली होती है उसको अपन को फूड टाइम पे दे देना है, तो उसके परिवार में 4 लोग होते हैं, उनका काम चल जाता है। मैं सोचता हूँ 50,000 परिवार में आधा किलो फूड भी अगर हम बचाएंगे 25,000 किलो फूड बचता है। इसी प्रकार शादियों के अंदर भी अपन जाते हैं, अपन स्वयं का संकल्प होना चाहिए, भले 100 आइटम है कि आज जैसे मैं जाता हूँ हर शादी में जाऊँगा, मैं 4-5 आइटम फिक्स है वही लेता हूँ, आज तक उससे ज़्यादा लेता नहीं हूँ। वही मेरे घर पे भी, मेरे को इतने साल हो गए हैं, मैंने कभी भी झूठा नहीं डाला आज तक, जो है वही उतने लूँगा जितना खाऊँगा, अकेले लूँगा। और घर वालों को भी कहता हूँ सबको खाने में उतने लो जितना चाहिए। इससे अपन क्या प्रयास करेंगे, अपन अपने ऊपर स्वयं से प्रयास करें। जैसे उन्होंने महावीर जी ने कहा 21 दिन का नियम ले, मेरे को हमेशा का नियम ले लो, हफ्ते में एक उपवास करें, एक टाइम कम खाएंगे, अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और फूड भी बचेगा। अभी मेन जो विषय अपना है वेस्टेज फूड को बचाना, उसका आप उपयोग करें। इतने कहेंगे, धन्यवाद, जय भारत। कि हम अन्न को वेस्ट न करें। कहते हैं अन्न ब्रह्म है, ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर भगवान, ठीक है। ऐसे प्राणदायी ऐसे जीवन को हम क्यों नष्ट करें। एक अन्न में क्षमता है कि वो हमें जीवन दे सकता है। जब वो स्टोर में पड़ा है तो वो जीवन नहीं बनता, लेकिन जब वो शरीर के भीतर प्रवेश करता है तब वो जीवन बन जाता है। तो उसमें ये पॉसिबिलिटी है ना। बहुत अच्छा। तो हम अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं। अभी हमने सभी का सुना, सबने अपने हिसाब से बहुत अच्छा कहा। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए, ईंधन होता है, ईंधन में क्षमता होती है तो वो अग्नि प्रकट करता है। अगर हम अग्नि का उपयोग करें तो कुछ तो हम उससे प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं। अगर हम नहीं करें तो क्या होता है, वो प्रकट होकर राख होकर चला जाता है। ऐसे ही जीवन समग्र है, लाइफ इज इन टोटलिटी, इट्स नॉट जस्ट वन। हम कहेंगे सिर्फ ये है। अन्न भी सबके सहयोग से प्रकट होता है, तो उसका उपयोग करें। दूसरी बात है कि हमने किया कि वेस्ट क्यों नहीं हो, कैसे हो। एक छोटा सा उदाहरण अपने लाइफ से सुनाती हूँ। मैंने जिस डिग्री पास किया था, एग्जाम से दिए थे, तो मुझे ये ज्ञान मिला। अब बहुत अच्छा लगा, नशा चढ़ गया एकदम से। और हमारे यहाँ सात्विक खाना 4 स्तंभ है राजयोग का, तो उसके पहला है शुद्ध अन्न। तो अब जब मैं बेसिकली फ्रॉम मुंबई, तो बाहर आउटिंग खाना तो बहुत होता है, ये चाट खाना, ये खाना, वो खाना, सारा बंद। हर बार दीदी को फोन, दीदी मैं क्या खाऊँ। एक दिन दिमाग में आया ये सब तो नहीं चलेगा, क्योंकि ज्ञान तो छोड़ नहीं सकती, सात्विक अन्न तो छोड़ नहीं सकती, तो क्या करूँ। खाना बनाना अपने हाथ में ले लिया, राइट, दिमाग चलता है। ऐसे ही बहुत सारे जीवन में पहलू है। आप सोचिए आपको क्या करना है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बहुत सुंदर एक गीत कहा, जुदू तो डाक सुने क्यों ना हंसे, तबे अकेला चलो। अगर आपकी आवाज़ सुनकर कोई नहीं आता है तो आप अकेले चलो, अब चलना तो शुरू करो। हमारे संस्था में हम कहते हैं स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। हर बंदा सिर्फ यही स्लोगन अपने अंदर डाले, स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन। एक कर्म जब हम करते हैं तो वो क्या होता है, हैबिट बनता है। हैबिट बिकम्स पैटर्न एंड पैटर्न बिकम्स पर्सनालिटी। An act becomes habit, habit becomes pattern, and pattern becomes personality. मेरी पर्सनालिटी में क्या है, आप बैठो चिंतन करो, आपको क्या करना है। कि आप में से आप लोग समझदार नहीं हो। पॉइंट इज मुझे फूड वेस्ट नहीं करना है, और अपने जीवन में कुछ चाहिए तो कैसे दिमाग लगाते हैं। सारी बीमारियों का जड़ है चीनी, तेल, नमक, नहीं खाना है। अब मैं बिस्किट खाऊं, नमक ये खाओ, ये पूछने की बात है क्या। आप दिमाग लगाइए, सिंपल थिंग।
बड़ी मुश्किल से अग्नि प्रकट हुआ है, इसको यूटिलाइज करें। अन्न सहयोग से आना है, ठीक है, एक सहयोग है, इतने सारे लोग एक साथ, ठीक है, ये कुदरत का, प्रकृति का सहयोग है, उसका उपयोग करें, उसमें जीवन है। जब ये खाना वेस्ट होता है और जो कार्यक्रम सब लोग करते हैं, बढ़ चढ़ के करते हैं, उसको अपन रोक नहीं सकते, उसको अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा हनुमान जन्मोत्सव प्रदर्शन का जो कार्यक्रम हुआ था, तो हमने उसमें जो भी खाना वगैरह हुआ था, उसमें एक व्यक्ति को हमने लगाया था कि एक व्यक्ति वहाँ खड़ा रहे, वो ध्यान रखे कि थाली में उतना ही ले जितना आप खा सको, एक बार नहीं आप 4 बार ले, लेकिन वेस्टेज ना हो। वो कैसे नहीं होगा कि एक व्यक्ति अपना कार्यकर्ता वहाँ खड़ा रहेगा, वो सामने वाले थाली लेके उसको वो खा के फिर वो प्लेट वहाँ रखनी है, ताकि उसको पता रहेगा कि मुझे पूरा फिनिश करना ही है, तो वो उतना ही लेगा, उसका वेस्टेज नहीं होगा और खाना वेस्टेज होगा। और एक और छोटी सी एक मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जैसे भी लॉकडाउन के दिनों में ऑक्सीजन की बहुत कमी होगी। धन्यवाद। जय श्री राम। अच्छा, एनीबॉडी, कोई अगर लास्ट एक दो, महात्मा साहब, बहुत वरिष्ठ समाज सेवी ओपी महात्मा साहब, डॉक्टर साहब, बहुत दिवस बता रहे, प्लीज 1 मिनट में अपनी संक्षिप्त, और भी कोई बात करना चाहे बस 5 मिनट लास्ट कंक्लूड करेंगे, फिर बात बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वेस्ट, जो भी फूड वेस्ट हम कर रहे हैं, उसकी जागृति जगाने के लिए ऐसी संगोष्ठी बहुत आवश्यक है। मेरा इतना ही कहना है। और इस संगोष्ठी के पीछे जो भाव है हमारे ओम जी अग्रवाल साहब के, वो ये कि यदि जिस प्रकार यदि वेस्ट फूड हमने कर दिया है, तो कितने अर्ध भूखे और दुखी लोग हैं, उन तक भोजन नहीं पहुंच पाएगा। यदि उनके लिए भोजन यदि हम वेस्ट नहीं करेंगे, तो भोजन उन लोगों को मिल जाएगा और वो पुष्टित होंगे, परिलक्षित होंगे, बड़े होंगे। इन्होंने इस राजस्थान की भूमि पर इतने बड़े काम और इस हौसले से किए हैं। मुझे मालूम है ओम जी अग्रवाल को लास्ट में 20 साल से जानता हूँ। आपने अपना धंधा वंदा सब छोड़ करके इस सेवा के काम में लगे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरस टॉपिक था, अच्छा था और विचार भी काफ़ी कुछ आ गए। मेरी इस मानसिकता में नहीं था कि मुझे बुलाया जाए, लेकिन एक तो भोजन मनवार से खिलाया जाता है, ये अपनी परंपरा है, संस्कृति है। सभी विद्वान जन, आप सबसे अभी बैठी बैठी बहुत सी बातें मैंने सुनी, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगी, आप सभी विद्वान हैं, लेकिन खाना बचाने के बारे में बचपन से जो हमारे नानी साहब थे वो एक बात कहते थे, वो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूँ। नानी साहब जब हम छोटे थे तो बताते थे कि देखो, खाने का ये रहता है कि ये ईश्वर का बनाया हुआ है, मतलब हम नहीं बना सकते भोजन को। भोजन का एक दाना अगर हम संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का अगर उपयोग ना हो तो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस पर सभी का हक होता है, जितने भी जीव हमारे इस दुनिया में हैं उन सभी का भोजन पर हक होता है। तो जब तक भोजन इंसानों के मुख में जाए तो सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि भोजन में जाए से। और अगर फिर इंसानों के खाने लायक नहीं है तो हम उस भोजन को ऐसा प्रयोग करें कि वो पशुओं के लायक हो जाए, और पशुओं के बाद भी अगर वो बचता है तो पक्षियों के लिए हो, और पक्षी भी अगर फिर ना हो तो इसके बाद में कीड़ी नहरा कहते थे, चींटियाँ भी, क्योंकि ये सभी जीवों का भोजन पर हक है। तो हमारे यहाँ में जब हम छोटे थे उस समय शायद शहरों के घरों में भी गायें होती थी, तो क्या होता था कि भोजन करने के बाद में जो जूठा थालियाँ बचती थी उसको भी साबुन लगाने से पहले या राख से मांजने से पहले उसको धोकर मटके में इकट्ठा कर लिया जाता था, जिससे कि पशुओं के लिए वो पानी पीने योग्य हो जाता था। शादी थी और 2000 लोगों का इनविटेशन था। अब होता ये है कि इनविटेशन 2000 लोगों का है और कंदूरी को कहना पड़ा कि यार 100 लोगों का ज्यादा बनाना, क्योंकि क्या पता कम ज्यादा हो सकता है। तो नंबर 1 एस्टिमेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, कम ज्यादा न करें। दूसरा, हिंदुस्तान में हजारों सेमिनारें पर डे हो रही है, पर डे। अब उसमें कन्फर्मेशन नहीं होता है कितने लोग आएंगे और कितने नहीं आएंगे, उसमें लंच भी होता है, डिनर भी होता है, और इनविटेशन कार्ड में भी पर्टिकुलरली लिख नहीं सकते कि आप सूचित करना कि हम आएंगे कि नहीं आ पाएंगे। शादी का इनविटेशन कार्ड है, उसमें भी
कह नहीं पाते हैं कि हम आएंगे इंडिया आएंगे और पता लगा कि आपने बनवा दिया 1000 लोगों का खाना, पता लगा कि 100 लोग आए ही नहीं, तो 100 लोगों का वो वेस्टेज पेमेंट तो करना ही पड़ेगा उसको, जिससे बनवाया जो भी कुछ है प्लेट वाइज जो भी रहता है सिस्टम। तो मेरा कहना ये कि इन सेमिनार्स में वगैरह में ये कंफर्मेशन का थोड़ा सा अपन सबको निवेदन करना चाहिए एज ए रिक्वेस्ट नीचे। It is hardly requested that please convey your presence or not presence। तो उससे क्या बहुत अच्छा अपने को मिलेगा और काफी इसमें बचत होगी। इतना सा मेरा कहना है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फूड वेस्टिंग पे टॉपिक चल रहा है। फूड वेस्टिंग सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सबसे ज्यादा होता है शादी के खाने। शादी के सब बोल रहे हैं कि 11 बजे अपन खाना खा देंगे, किसी आदमी को बड़ा कर दो, ऐसा नहीं है। अपन लोग क्या करते हैं दिखावे के चक्कर में, मतलब ऐसा खाना भी 100 से ज्यादा व्यंजन रखते हैं लोग कि मैं बहुत ज्यादा व्यंजन रखूंगा तो मेरे समधी पक्ष को अच्छा लगेगा, इन लोगों को अच्छा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा। आप लिमिटेड चीज रखिए। लिमिटेड चीज रखिए क्या होगा कि जैसे अगर मैक्सिमम चीज रखी तो आदमी क्या करता है कि प्लेट ली और उसमें मैक्सिमम चीजें ले लेगा। अब उसको पता टेस्ट ही बदल गई चीज़ों का, अब वो ले जाएगा और डेली पूरी प्लेट भर ली और ये चीज़ नहीं भारी चल रहा है, साइड में ये चीज़ नहीं भारी चल रही है, वो एक प्लेट रख भी देगा और दूसरी प्लेट वापस भी ले लेगा, तो 2 प्लेट भी ले लेगा और इतना वेस्ट कर देगा कि वो मतलब देखो आप किसी बड़े खाने में वो डस्टबिन जो है तुरंत बढ़ जाता है, वो उसको वापस रिपीट करते तुरंत बढ़ जाता है। ऐसा नहीं करके क्यों अपन लिमिटेड चीज़ रखें और इतनी अच्छी चीज़ें रखें कि वो तुरंत लोगों को अच्छी भी लगे और लोग उसको खा भी पाए। तो मेरा यही कहना है कि चीज़ें कम रखो आप पर अच्छी रखो। मैं रात को खाना नहीं खाता, सिर्फ दिन में 2 बजे भोजन करता हूँ, सुबह 1 गिलास शाम को मैं खाना बिल्कुल अवॉइड। मैं किसी शादी में जाता हूँ उसमें सलाद भी दूंगा या नहीं दूंगा वो भी मुझे नहीं पता, बिल्कुल अवॉइड। और एक चीज़ उनकी भाई साहब जो है वो हमारे बीजेपी के पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष है और इनको जिलाध्यक्ष इसलिए बना कि वो डेली टू डेली ये प्रोग्राम करते ही रहते हैं। डेली आप एक फेसबुक पोस्ट या फिर मुझे पर्सनली मैसेज भी करते हैं, हर दिन किसी स्कूल में जाकर डोनेट करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बहुत सारे संवाद करते हैं, पर्यावरण के लिए बहुत सारी चीज़ें, जिसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आगे भी इसी तरह काम करते जाएं और कुछ हो रहा तो मैंने और बाकी जितनी भी मैदे की चीज़ें नमकीन चीज़ें सब बंद कर दी। तो मैंने 1 महीने के अंदर ये देखा है कि मेरा वजन 7 किलो कम हो गया और जो मेरा 156 आ रहा था, जो खाना खाने के बाद अगर डायबिटीज की जाँच करते हैं तो अपन लोग कराते हैं, अभी मैंने करवाया कैंप में 105 आया। तो ये कितना अगर हम करें तो उसमें न तो वेस्टेज जाएगा और खाने में भी अपनी बचत, अपने शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। तो ये आप आज के इस कार्यक्रम में बनाए और सहयोग दिया और आपने इसको महत्वपूर्ण बनाया। एक बार पुनः आपका द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।